अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ये होता क्या है? अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कुछ हमें कम मिला है, जो हमने ओवरहेड है वो हमने कम एब्जॉर्ब करे हैं। ठीक है, तभी तो अंडर अब्जॉर्प्शन होगा। मान लो जो हमने इनकर्ड करे हैं ओवरहेड, जो कि इनकर्ड करे हैं वो करे हैं हमने 12,000। ठीक है, जो ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब करे हैं, ओवरहेड इनकर्ड जो एक्चुअली इनकर्ड करे हैं, ठीक है ना, जो हमने एक्चुअली में इनकर्ड करे हैं वो है 12,000, और जो हमने एक्चुअली में एब्जॉर्ब करे हैं वो है 10,000। देन जो 2,000 बचेगा ये क्या होगा? हमारा अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सो जो, अगर नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ, जो 12,000 है, मान लो एग्जांपल, मान लो जो 12,000 है वो आपने खर्च करें। ठीक है, आपने ये अपनी पॉकेट से खर्च करें, लेकिन आपने पापा से एब्जॉर्ब करे सिर्फ 10,000, तो आपको 2,000 क्या हो गया? लॉस। आपने क्योंकि ये 2,000 अपने पॉकेट से दिए, तो ये क्या है? हमारा लॉस। ठीक है, ये जो लॉस है, ये जो लॉस है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो एबनॉर्मल या तो नॉर्मल। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, ये हमेशा कौन बियर करता है? कंपनी खुद। एबनॉर्मल लॉस कौन बियर करता है? ऑलवेज कंपनी। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि मान लो कि वेस्टेज हो गई, कुछ वेस्टेज हो गई। ठीक है, तो वेस्टेज क्या एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस, तो ये कौन बियर करता है? खुद कंपनी बियर करती है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन बियर करता है? कस्टमर। क्योंकि से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस का बर्डन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो इसका बर्डन है एबनॉर्मल लॉस का, उसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है ना, जो नॉर्मल लॉस होता है ना वो कस्टमर बियर करता है, और जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो कंपनी। जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग भी होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग और पुअर प्लानिंग। ठीक है ना। अब जो कस्टमर है, ठीक है, ये चार्ज करता है, इससे ना हमारे ये कस्टमर से चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने इंक्रीज़ कर देंगे कॉस्ट, इंक्रीज़ इन कॉस्ट। अगर कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, देन इस वजह से कस्टमर को महंगा मिलेगा। इस वजह से इसका एक्चुअल इफेक्ट किस पे पड़ता है? कस्टमर पे। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया अंडर अब्जॉर्प्शन की, अंडर की। अब आते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें मान लो बिल्कुल इसका अपोजिट, इसमें मान लो ओवरहेड जो इनकर्ड करे हैं ना वो करे हैं 12,000। ठीक है, जो अब ओवरहेड हमें एब्जॉर्ब करें हैं, ये हमारे थे इनकर्ड, ओवरहेड हमने इनकर्ड करें, एक्चुअली में हमने इतने इनकर्ड करे हैं वो है 12,000। ओवरहेड जो हमने एब्जॉर्ब करे हैं वो करे हैं 14,000। ठीक है ना, एब्जॉर्ब मतलब हमने 12,000 रुपये खर्च करे, लेकिन हमने पापा से लिए 14,000, देन हमारा 2,000 क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का क्या नाम है? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये जो 2,000 है ये हमारा प्रॉफिट है, और सबको पता है कॉस्टिंग में भी एक P&L बनता है। जो कॉस्टिंग में P&L बनता है उस P&L के क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, तो कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड ये शो होता है। ऐसे ही जो एबनॉर्मल लॉस का लॉस है ये कंपनी का लॉस होता है, तो कंपनी के जो कंपनी है उसके डेबिट साइड, कॉस्टिंग P&L के डेबिट साइड ये शो होता है। लेकिन इसका जो लॉस होता है ये कस्टमर के जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज़ कर देता है। ये मैं बता दूँ कैसे? थ्रू सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट भी एक तरीके का एब्जॉर्प्शन रेट ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि टोटल ओवरहेड अपॉन में डायरेक्ट मटेरियल भी एक तरीके का एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट होता है। अब सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है? देखो जितने हमारे यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड थे, कौन से वाले? मान लो लॉस हुआ हमें 10,000 का, एक्चुअली में जो हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे तो 2,000 का लॉस हो रहा है हमें एक्चुअली में। 2,000 में से 1,000 तो इसका है
एबनॉर्मल। तो ये 1000 का जो लॉस है ये तो जाएगा कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड, ठीक है। अब बाद बाकी का जो रिमेनिंग 1/3 है 1000 है, जो ये 1000 है यही वाला तो यहाँ पे आएगा अंडर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड, सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली ओवरहेड कितने हैं और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि पर यूनिट के हिसाब से हम इस पर रेट इंक्रीज करेंगे, ठीक है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस, इससे क्या आ जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट पे, ठीक है। अब ये जो यूनिट है इसको हम कहाँ चार्ज करते हैं, इसको हम 3 जगह चार्ज करते हैं जिससे हम कस्टमर की कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। पहला होता है हमारा फिनिश गुड्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं, जो फिनिश गुड्स हमने बना दिए हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई में सप्लीमेंट्री रेट, जो हमारा सप्लीमेंट्री रेट आया, पहले जो नॉर्मल रेट था उस रेट से कुछ रेट इंक्रीज़ हो गया है। हमने यूनिट्स थी पहले, अगर हम सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला नहीं लगाते, सप्लीमेंट्री रेट नहीं लगाते तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट कम रहती। सप्लीमेंट्री रेट लगाने से हमारी जो कॉस्ट आएगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरा निकालते हैं हम WIP में, ठीक है। थर्ड होता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो WIP, अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब जो यूनिट्स बन रही हैं, जो कुछ अभी पूरी नहीं हुई हैं, अभी बन रही हैं, वो उन पे भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई में सप्लीमेंट्री रेट। सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल, जो हमने सेल करी है यूनिट्स, जो हम अब सेल करेंगे या जो हमने सेल करी है, जो हमने सेल कर रखी है, पहले से कर रखी है अपने जो बुक्स में, उसे कम रेट पे शो कर रखा है, उसको हम वापस इंक्रीज़ कर देंगे, हम वापस से इंक्रीज़ कर देंगे। ये नेक्स्ट अब सेल होएगी, जो अब हम नेक्स्ट सेल करेंगे, नेक्स्ट जो हम सेल करेंगे उसका अमाउंट हम इंक्रीज़ करके करेंगे, बेचेंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू में सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। जो अब हम सेल करेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स अब हम जितनी बेचेंगे उसमें जुड़ जाएगा ये सप्लीमेंट्री रेट। सिंपल भाषा में नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो कुछ और होता है, लेकिन अब उसमें सप्लीमेंट्री रेट मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम जो अब की बार जो सेलिंग प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारी एक्चुअल यूनिट्स आएंगी और एक्चुअल रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के अंदर आता है, इसका पेपर में ना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आ जाता है। सेम टू सेम जैसे मैंने प्रोसीजर बताया इस तरीके से क्वेश्चन इसके होने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके। देन इसका एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं इसका हम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड अब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ अ प्री डिटर्मिनेंट रेट। इसमें पहले ही बोला गया वो एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब क्या हो गया हमारा, हमने अभी तो सीखा था, जो एब्जॉर्ब है वो कितने हैं, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है, ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड एंड ओवरहेड इनकर्ड। इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा आता है ना, अंडर अब्जॉर्प्शन है ओवर अब्जॉर्प्शन। देन ये क्या है, 10 रुपीज़ पर आवर, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन इसके बाद at the end of the financial year 1998 and 1999 it has been found that actual production overhead incurred, ये actual दे रखा है, हमें दे रखा है actual overhead incurred, मतलब एक्चुअली में कितना इनकर्ड हुआ है, वो कितना है 6 लाख, ठीक है। एंड इट इंक्लूड 45,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑब्सोलीट स्टोर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने इसके अंदर 6 लाख के अंदर हमने पहले से ही इंक्लूड कर रखे हैं। ये जो 6 लाख है हमारा, ये जो 6 लाख है इसके अंदर हमने पहले से ही इंक्लूड कर रखे हैं क्या, ये 45,000, जो कि ऑब्सोलीट स्टोर्स मतलब जो बेकार सामान था उसका बेचने के बाद हमें पैसे मिले, तो हम इसे वापस माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है प्रोडक्शन का, बिकॉज ये हमारा प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई पार्ट नहीं है ये। और हम इसमें कौन से लेते हैं, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड रिलेटेड लेते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड रिलेटेड नहीं है, देन हम इसमें से माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही 30,000 बीइंग द वेजेस पेड, जो 30,000 जो वेजेस पेड कर रखे हैं, स्ट्राइक के टाइम पे दिए हुए वेजेस हमारे इसके अंदर नहीं कैलकुलेट करे जाते, देन इसे भी हम माइनस कर देंगे। तो 537 एंड ये बचेगा आपका 45,
5,25,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअली इनकर्ड, ठीक है ना। देन इसके बाद हमें बताया गया है कि जो प्रोडक्शन एंड सेल्स डाटा फॉर द ईयर एंड 1998 एंड 1999 दे रखा है। फिनिश गुड्स दे रखा है 20,000, फिनिश गुड्स लिख लेंगे हम। फिनिश गुड्स दे रखा है कितना, 20,000, ठीक है। और WIP दे रखा है 8,000, जिसमें से 50% इनकम्प्लीट, मतलब WIP में से 8,000 है जिसका 50% कम्प्लीट है, मीन्स 4,000 कम्प्लीट है एंड 4,000 अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। 4,000 कम्प्लीट एंड 4,000 इनकम्प्लीट हमारा। देन इसके बाद आते हैं फिनिश गुड्स। हमारा जो फिनिश गुड्स हैं, सेल जो हमने सेल करे हैं, फिर जो हमने सेल करी है वो कितनी है, 18,000, ठीक है। एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड, जो एक्चुअली मशीन ने वर्क करा है फॉर द पीरियड ऑफ 48,000 आवर्स, 48,000 आवर्स। तो इसका मतलब 48,000 आवर्स इसने वर्क करा है एक्चुअली में। 10 रुपये का रेट दे रखा है। 4,80,000 हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअली में एब्जॉर्ब्ड। 4,80,000 हमारा क्या आएगा, एक्चुअली में कितना एब्जॉर्ब्ड उसने करा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। और बोला गया है इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड द रेस्ट वाज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। बोला गया है कि जो अब हमारा अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आएगा उसका 1/3 जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुआ है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है। जो रेस्ट बच गया 2/3 वो इससे हमारे कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो एब्जॉर्ब्ड हमने निकाल लिया 4,80,000, ठीक है। जो एक्चुअली में इनकर्ड हुआ है वो कितना है, 5,25,000। इसे हम फेयरली करेंगे अपने पेपर में जब हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग आएगा 45,000। जो 45,000 है ये क्या आएगा हमारा, अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है ना। इसका बोला गया है जो 1/3 है वो तो एबनॉर्मल लॉस है, बिकॉज वो तो ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग है ना। 45,000 का 1,000, 1/3 15,000। जो 15,000 कॉस्टिंग P&L अकाउंट के, कॉस्टिंग P&L अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। बाद बाकी जो 2/3 है मीन्स 30,000। इसके लिए हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है, सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है, ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड अपॉन में टोटल यूनिट प्रोड्यूस। टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, 20,000 हमने यहाँ था फिनिश गुड्स एंड 4,000 यहाँ पे हो रही थी जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब क्या है, 24,000, ठीक है, इजिकल टू 1.25 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है ना। 1.25 रुपीज़ पर यूनिट से हमारा सप्लीमेंट्री रेट लगेगा। तो सबसे पहले किस पे लगते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दे रखा है, 20,000, ठीक है, सॉरी 2,000, क्योंकि 20,000 तो टोटली बने थे ना। 20,000 में से हम 18,000 माइनस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में 20,000 हमारे फिनिश गुड्स थे हमने बनाए थे, जिसमें हमने सेल कर दी 18,000 की, रिमेनिंग बच गया 2,000। तो क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया था ना, तो 2,000 मल्टीप्लाई में 1.25 एंड देन 2,500। सेम ऐसे ही WIP कितने का है, 4,000। जो बन चुके हैं हम ऑब्वियसली उसी को लेंगे ना। सप्लीमेंट्री रेट 1.25 इक्वल टू 5,000। देन ऐसे ही सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी करिए, 18,000 की। 18,000 मल्टीप्लाई में 1.25 इजिकल टू 22,500। इसका जो टोटल होगा इसका ये ऑलवेज इक्वल्स टू इसके होना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 22,500 प्लस में 25,000 प्लस में 5,000 30,000 बोथ आर इक्वल ऑलवेज, बिकॉज हमने इसी को तो बांटा है, हमने इसी को तो यहाँ पे बाइफरकेट करा है, हमने 1.25 का रेशियो लगाई, देन हमने कैलकुलेट करा ये, तो ऑब्वियसली हमेशा ये और ये सेम आना चाहिए, ठीक है। ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, सेग्रीगेशन मतलब का ब्रेक करना, इसका मतलब होता है ब्रेक करना। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल इनटू में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
सेग्रीगेट करना मतलब बांटना सेमी वेरिएबल कॉस्ट को इनटू में वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इज इक्वल टू सेमी वेरिएबल प्लस में फिक्स्ड, दोनों की होती है। अब हमें यही पता लगाना है, इसको बांटना, अलग अलग सेग्रीगेट करना है, ठीक है। इसके लिए ना एक मेथड होता है, हाई एंड लो मेथड का नाम देते हैं उसे, हाई एंड लो मेथड, ठीक है ना। इस मेथड का नाम होता है हाई एंड लो मेथड। इसमें ना हम क्या करते हैं कि नॉर्मली, तो जैसे कि मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट से रखिए, मेरे को यूनिट से रखिए 3000 और 4000, ठीक है। देन मेरे को कॉस्ट दे रखी है 12,000 या 14,000, ठीक है ना। हमें यूनिट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, हमें चाहे 2 दे रखी हो, चाहे 10 दे रखी हो, चाहे 50 दे रखी हो, आप कोई सी भी दो उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई सी भी दो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? 12,000 डिवाइड बाई 3,000 इज इक्वल टू में 4, देन 14,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू में 3.5, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। देन अगर ये सेम होती तो ये वेरिएबल होती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आर ऑलवेज सेम। बट ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों सेम ही नहीं है, तो ये हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू में चेंज इन कॉस्ट, कितना कॉस्ट में चेंज हुआ है, अपॉन में चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स। चेंज कितना हुआ है कॉस्ट में? 12,000 से 14,000, ये कुछ भी कर लो आप, माइनस में नहीं होता है, ऊपर से नीचे कर लो चाहे नीचे से ऊपर कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। अपॉन में 1,000 चेंज इन कॉस्ट यूनिट्स इक्वल टू 1 2 हो गए ना, 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है ना, 2 रुपये पर यूनिट। अब हमें इसे कैलकुलेट करना कि वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट पे है वो कितनी है? 2 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इज इक्वल टू सेमी वेरिएबल प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,000, कोई सी भी उठा लो आप, माइनस का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यूनिट्स पता है 3,000 है यूनिट्स, और पर यूनिट का रेट हमें पता है 2 रुपये है, ठीक है ना। तो 6 बचेगा 6,000, तो 6,000 क्या हो गया हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, तो 6,000 क्या हो गया हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ऐसे निकलता है सिंपल। और वेरिएबल कॉस्ट आपको पता चल गई, इतनी है। कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालना पड़ता है बस, इसमें और कुछ नहीं होता। सेग्रीगेशन ऑफ ओवरहेड सेमी वेरिएबल इनटू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी कौन सी कॉस्ट थी? सेमी वेरिएबल। इसको हमने वेरिएबल में बांट दिया, वेरिएबल 6,000 है और इसकी फिक्स्ड कितनी है? 6,000, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता। 2-3 नंबर के कभी कभी आ जाते हैं पेपर में, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में कभी कभी पेपर में, ठीक है। एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसका, मशीन आवर रेट, ठीक है। मशीन आवर रेट कैसे निकलता है? मशीन आवर रेट का ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो एक्चुअली में टोटल ओवरहेड होते हैं ना, टोटल ओवरहेड अपॉन में टोटल प्रोडक्टिव आवर्स, टोटल ओवरहेड अपॉन में टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। मतलब एक्चुअली में मशीन ने जितना खर्चा करा है, मशीन से जितना भी खर्चा हुआ है, मशीन के रिगार्डिंग हमने जो खर्चा करा है, ठीक है ना, एक्चुअली में हमने जो मशीन के रिगार्डिंग जो खर्चा करा है, जो खर्चा करा वो सारा का सारा आता है टोटल ओवरहेड में, अपॉन में टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। इसमें वही आवर्स है ना जहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट था, जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन हुआ है, सिर्फ वही आवर्स यहाँ पे कैलकुलेट करें, ओनली टोटल प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ तो आपको अच्छे से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो मशीन आवर रेट का क्वेश्चन है, देख लो,
ठीक है, क्वेश्चन ना सीए इंटर में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन का बोल रहा है कि जो मशीन है परचेज़ करी है 1 जनवरी 1990 को। ठीक है, रुपीज़ 5 लाख रुपए की हमारी मशीन थी। टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ न्यू मशीन वॉज रुपीज़ 75 लाख। इसका मतलब क्या है, इसमें नई वाली मशीन भी इंक्लूडेड है। पहले की मशीन कितने की थी, 70 लाख की। ठीक है, देन इसके बाद बोला गया था फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। एक्सपेक्टेड लाइट दे रखी है, मतलब जो 75 लाख थी, 75 लाख वो टोटल की दे रखी है, माइनस का स्क्रैप वैल्यू दे रखी है फॉर एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल बाद इतने की बचेगी 5000। ठीक है, जो 75 लाख में सारी की सारी इंक्लूडेड है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ पहली वाली मशीन थी 5 लाख। 5 लाख की मशीन है, माइनस का 5000 डिवाइडेड बाय 10। डेप्रिसिएशन सब ने निकालना आता है, 5 लाख माइनस का 5000 डिवाइडेड बाय 45,000। ठीक है, 5 लाख था ना वो, 4,95,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4950। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, इतने से हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑब्वियसली मशीन के टोटल ओवरहेड बोलने हैं ना, तो टोटल ओवरहेड में तो डेप्रिसिएशन आल्सो इंक्लूडेड। देन इसके बाद बोला गया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा, तो मैं यहाँ पे करता ही जाता हूँ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन है 49,500। फिर उसके बाद बोला गया है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैं वो दे रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोले हुए हैं 2000 रुपीज़ के। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन द मशीन पर आवर। जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दे रखे हैं पर ईयर मशीन के हैं 4000। इंश्योरेंस प्रीमियम ने एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स 4500। जो इंश्योरेंस है, अभी तो हमें सिर्फ मशीन के आवर्स दे रखे हैं, इसके आगे कुछ नहीं बोला, देन इसलिए हम इसमें इतना सोचेंगे नहीं। उसको जब उसकी पॉइंट बोलेगा तभी तो हम उसे करेंगे। तो हमें बोला इंश्योरेंस प्रीमियम जो एनुअली जाता है फॉर ऑल द मशीन्स रुपीज़ 4500। जो 4500 अमाउंट जाता है वो सब पे जाता है, ऑल द मशीन्स मीन्स 7500 लाख जो टोटल मशीन थी सब पे जाता है। हमें सिर्फ कौन सी पे चाहिए, सिर्फ 5 लाख वाली पे। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 4500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू में 5। ठीक है, 300। जो 300 है ये सिर्फ हमारी वाली मशीन का है। ठीक है, देन इसके बाद बोला गया है जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है फॉर द मशीन पर आर है एट द रेट 75 रुपये पर यूनिट, और 25 यूनिट इसने कंज्यूम करी हैं। तो हमें ऊपर बोला गया था 4000 आवर्स, 4000 आवर्स हैं टोटल। ठीक है, 25 रुपये पर यूनिट है, मतलब 25 रुपये पर यूनिट पर आवर ही तो होगा। जो पर आवर के रुपीज़ है इंटू में 25 यूनिट मल्टीप्लाई में 0.75। ठीक है, 0.75 क्यों, क्योंकि पैसे 0.75 पर आवर का इतना है। ठीक है, देन क्या आ जाएगा 4000 इंटू में 25 इंटू में 0.75 75,000। ठीक है ना, ऐसे ही। फिर नेक्स्ट रेंट। एरिया ऑक्यूपाइड बोला गया है हमें जो एरिया ऑक्यूपाइड ऑफ द मशीन है वो है 100 फीट। जो एरिया ऑक्यूपाइड ऑफ द अदर मशीन्स हैं वो है 1500। देन टोटल इसका मतलब 100 उसका है, 1500 उसका है, देन इसका मतलब टोटल कितना है 1600। ठीक है ना, और हमें रेंट फॉर द मंथ पर मंथ का है 800। ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट। तो 800 इंटू में 12 ईयरली आ जाएगा। 800 इंटू में 12 इज इक्वल टू 9600। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मशीन्स का ये 1600 पे हमें कितने का चाहिए, सिर्फ 1 मशीन का इंटू में 100। 9600 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू में 100 इक्वल्स टू 600। ठीक है ना, हमें सिर्फ एक ही मशीन का तो चाहिए, हमें सबका थोड़ी चाहिए। तो और लास्ट पॉइंट बोला गया है लाइटनिंग चार्जेस आर 20 पॉइंट्स फॉर द होल डिपार्टमेंट आउट ऑफ विच 3 पॉइंट्स फॉर द मशीन। ठीक है, ₹120 पर मंथ। इसका मतलब 20 पॉइंट्स दे रखे हैं फॉर होल ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो 20 पॉइंट्स दे रखे हैं और सारी मशीनों के दे रखे हैं। ठीक है, तो 120 रुपीज़ पर मंथ इंटू में 12 ईयरली हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 3 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 20 तो टोटल के है ना, टोटल से डिवाइड कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 जो उस यूनिट मशीन का सेपरेटली है।
ठीक है। तो देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 120 इंटू में 12 इंटू में 3 इंटू में डिवाइड में 20 216, ठीक है ना। देन अब हम अपना आंसर्स करते हैं। डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्वेश्चन में गिवन था। देन उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करा है, इंश्योरेंस कितना है 300, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया है जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमने निकाला है 75,000, ठीक है ना, ये निकाल रखा। 4000 मल्टीप्लाई में 25 इंटू में 0.75, क्योंकि 25 यूनिट पर आवर के हिसाब से था। क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन की बस हमें लाइनें ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन मशीन आवर रेट के बहुत आसान होते हैं, बट सिर्फ उनकी लाइनें थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। 75,000। देन इसके बाद हमारा आता है रेंट जो हमने यहाँ निकाला 600 रुपीज़ का। लास्ट आता है हमारा लाइटनिंग चार्जेस जो हमने यहाँ निकाला 216। इसका टोटल करते हैं हम 49,500 प्लस में 2,000 प्लस में 300 प्लस में 75,000 प्लस में 600 प्लस में 216 127,616 127,616 ये आता है हमारा टोटल ओवरहेड, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल ओवरहेड अपॉन में डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। टोटल प्रोडक्टिव आवर्स हमें बोला गया था 4,000 है, हमने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला गया था 4,000 ही मशीन चलती है, 4,000 आवर्स। देन इसको डिवाइड कर दो 4,000 इजिकल टू 31.904, ये क्या आ गया हमारा रुपीज़ आ गए पर आवर के हिसाब से। जो मशीन आवर रेट है वो कितना है हमारा 31.904, अप्रॉक्स 32 रुपीज़ है हमारा पर आवर के हिसाब से रेट दे रखा है जो हमारा मशीन आवर रेट है। तो हमारा ना क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है, बस ना क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर हमें थोड़ा हार्ड लगता है। अगर हमें इसकी पढ़ने का समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, देन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना और जो ना हो मुझे बता देना।